हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग एक साथ रीड करेंगे। हम लोग देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में जो है क्या क्या दिया गया है आपका। तो बुक रीडिंग जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं कि इस चैप्टर में आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखा गया है पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो समर वेकेशन के ड्यूरिंग जो है पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गए। ठीक है, देयर अंकल इज़ अ फार्मर। तो उसके जो अंकल है वो क्या है, एक किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। और एक दिन जो है पहेली और बूझो को कुछ टूल्स यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि खुरपी है, सिकल है, सोवेल, प्लग, ये सब जो है अंकल के खेत में उसको दिखाई देता है। तो खुरपी हम लोग सब कोई जानते हैं इसको। सिकल मतलब कचिया होता है जो प्लांट या वीड्स वगैरह को काटने में यूज़ किया जाता है। सोवेल का मतलब फावड़ा होता है जिसका यूज जो है हम लोग बालू हो, गिट्टी हो या मिट्टी वगैरह को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए करते हैं। ठीक है, और प्लग का मतलब हल होता है जो मिट्टी को लूज़ करने के लिए जो है खेत में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है खेत में और फिर उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझे कि पहेली और बूझो अपने अंकल्स के हाउस गए समर वेकेशन के समय, और उसके अंकल जो है एक किसान है, और वहाँ पर पहेली और बूझो को कुछ टूल्स दिखाई देता है जैसे कि खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लग एक्सेट्रा खेत में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है, तो ये देखिए बूझो यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स है ये कैसे और कहाँ यूज़ होता है, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं ये क्या जो है लिखा गया है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो आपने सीखा है क्लास 6 में 7th में आपको सिखाया गया है, आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड का क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है ना, उसको फूड का ज़रूरत होता है। तो प्लांट जो होता है हमारा कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। तो वो तो अपना फूड खुद ही जो है बना पाता है क्योंकि उसके पास ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसाइंथेसिस कर पाता है। लेकिन यहाँ पे फिर लिखा गया कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट साइंथेसिस देयर ओन फूड। तो आपको याद होगा कि किस तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद साइंथेसिस करते हैं, यानी अपना फूड वो खुद बनाते हैं, है ना, फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस से। लेकिन एनिमल्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, यानी हम लोग हो या अदर कोई एनिमल्स हो, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना खुद का फूड यहाँ पे नहीं बना पाता है। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो इसलिए जो है एनिमल अपना फूड जो है कहाँ से गेट करता है, कहाँ से पाता है वो, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लिखा गया है बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आखिर क्यों हम लोगों को फूड का ज़रूरत पड़ता है, हम लोग फूड आखिर खाते क्यों हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखा गया है यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। तो हम लोग को पता है कि जो एनर्जी, जो हम लोग का एनर्जी जो होता है जो फूड से मिलता है, ठीक है, वो यूटिलाइज होता है, मतलब यूज होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत सारा एक्टिविटीज़ को करने में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेशन हो गया, है ना, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, ये बहुत सारे जो फंक्शंस है जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, इसको करने के लिए क्या चाहिए, आपका यहाँ पर एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमको मिलता है कहाँ से, फूड से। ठीक है, तो कोई यदि व्यक्ति कुछ काम ना भी करे फिर भी उसको फूड का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि उसके शरीर के अंदर बहुत सारा जो है फंक्शंस होता रहता है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है। इसलिए ये सारा जो है फंक्शंस होने के लिए भी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, और जो एनर्जी कहाँ से मिलता है, उसको फूड से मिलता है। इसलिए फूड हर व्यक्ति को, हर एनिमल को यहाँ पर उसका जो है, हर प्लांट को उसका ज़रूरत पड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता रहता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। तो हम लोग को अपना फूड कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से या एनिमल से या दोनों से। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट से जो है अपना फूड को गेट करते हैं, जिसको हर्बीवोरस कहा जाता है, ये 7th में हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, उसको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। और कुछ एनिमल्स जो है वो बहुत यहाँ पे प्लांट और एनिमल से जो है अपना फूड गेट करते हैं, जिसको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं, है ना। तो आगे देखिए हम लोग का क्या दिया गया है फिर। तो ये फिर यहाँ पे बूझो के मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है,
लिखा गया है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो चूँकि हम सभी को फूड का ज़रूरत पड़ता है, तो हमारे कंट्री के अंदर लार्ज नंबर ऑफ जो लोग हैं यानी बहुत सारे पीपल हैं, तो सारे को किस तरीके से जो है फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी कि उतने लोगों को आखिर फूड कहाँ से मिल पाता है, क्योंकि हर कोई तो एग्रीकल्चरिस्ट होते नहीं है, हर कोई खेती तो करते नहीं है। तो ये अराइज हो रहा है क्वेश्चन बूझो के मन में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। बुक रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि 10th वगैरह में आपका बोर्ड में अच्छा स्कोर हो, तो बुक रीडिंग का आदत डालिए, ठीक है, और लाइन बाय लाइन जो है बुक को पढ़िए। आगे देखिए यहाँ पे पहली जो है ये कह रही है यहाँ पे फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि पूरे कंट्री के पॉपुलेशन को यहाँ पर फीड करने के लिए फूड को जो है लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है लार्ज स्केल पर। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। तो फूड प्रोवाइड करने के लिए जो है लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए, हमारे कंट्री में हर किसी को फूड मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ूड का प्रोडक्शन क्या हो, रेगुलर हो, है ना। उसके अलावा उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए। फूड प्रोड्यूस करने के बाद उसको जो है किस तरीके से रखना है, जैसे कि हम लोगों का चावल है तो उसको स्टोर किया जाता है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह होता है, वहाँ उसको स्टोर करके रखा जाता है। फिर उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे कि आपका जो है पीडीएस वगैरह सिस्टम के थ्रू जो है उसको बांटा जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों का फूड को लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे नेसेसरी है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दिया गया है कि एग्रीकल्चर का शुरुआत किस तरीके से हुआ उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो टिल 10,000 BCE, यानी कि 10,000 BCE तक, BCE का मतलब यहाँ पे क्या है, तो बिफोर क्राइस्ट, है ना, एरा है ये, इसे एरा। तो 10,000 BC तक हमारा जो है पीपल वेयर नोमेडिक, तो जो पीपल उस समय होते थे वो नोमेडिक थे, समझे। 10,000 BC तक हमारे जो लोग थे वो नोमेडिक ही थे। दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और ये लोग क्या करते थे, तो प्लेस टू प्लेस यहाँ पे वांडर करते थे, यानी कि भटकते रहते थे, घूमते रहते थे ग्रुप्स में, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो किसके सर्च में, तो फूड और शेल्टर के खोज में, यानी ये लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो ये लोग यहाँ पे रॉ जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स वगैरह, इसको यहाँ पे खाते थे ये लोग, और एनिमल्स को हंट करते थे यहाँ पे अपने फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। और बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग कल्टिवेट मतलब करने लगे, यहाँ पे खेती करने लगे, है ना, राइस वगैरह प्रोड्यूस करने लगे, वीट प्रोड्यूस करने लगे और अदर फूड क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस करने लगे, और वो लोग क्या हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट बने, यानी कि एग्रीकल्चर का इस तरीके से यहाँ पे जन्म हुआ, ठीक है। आगे देखिए दिया गया है when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called a crop। तो crop को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो जब प्लांट जो है सेम काइंड का प्लांट को जो है एक प्लेस पे जो है लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्रॉप कहेंगे, ठीक है। जैसे कहीं पे मतलब पैडी लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, तो एक मतलब फील्ड में पूरा का पूरा धान लगा हुआ है, तो एक लार्ज स्केल पे मतलब उसका खेती हो रहा है, तो वो वहाँ पे क्रॉप होगा, ठीक है। तो क्रॉप को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरह का प्लांट जो है जब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है किसी जगह पे, तो उसको हम लोग क्रॉप बोल देंगे। मानो एक आध पौधा लगा हुआ है तो वो क्रॉप नहीं है, वो वहाँ पे प्लांट ही होगा, लेकिन उसी पौधा का यहाँ पे प्लांट का जो है एक बड़ा स्केल पे खेती हो रहा है। जैसे कहीं पे वीट है तो पूरा खेत में वीट लगा हुआ है एक बड़ा स्केल पे, तो बोलेंगे वहाँ पे वीट का क्रॉप लगा हुआ है, वीट का प्लांट नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी गया। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट, क्रॉप ऑफ वीट का क्या मतलब है, तो क्रॉप जब भी बोल रहे हैं इसका मतलब है मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट, कि फील्ड में लगा हुआ जो सारा प्लांट है वो क्या है, क्रॉप आपका वीट का है ना, वीट का सॉरी प्लांट है, तो इसलिए कि वो उसको हम लोग क्रॉप ऑफ वीट बोलेंगे, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो हम लोग को पहले से पता है कि क्रॉप जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। क्रॉप को हिंदी में फसल बोला जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है आपका क्रॉप्स होता है, जैसे कि सीरियल्स बोला जाता है, जैसे कि हम लोग का गेहूं है, पैडी है, ये सब का जो फसल है वो सीरियल्स कहलाता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स हो गया, है ना, फ्रूट्स हो गया, तो अलग अलग तरह का यहाँ पे क्रॉप्स को खेत में उगाया जाता है।
दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और क्रॉप को जो है उसके सीजन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उसके बेसिस पे जो है आपका अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, है ना। इंडिया हमारा एक वास्ट कंट्री है, एक बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, मौसम जो है आपका, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मौसम का जो यहाँ पे कंडीशंस है, जैसे कि टेम्परेचर मतलब गर्मी हो गया, ह्यूमिडिटी आपका क्या होता है, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है मतलब एयर है उसमें वो कितना ह्यूमिड है, उसके अंदर जो है वाटर का कितना ज़्यादा मात्रा है, उसी को ह्यूमिडिटी बोला जाता है। जैसे कभी कभी हवा चलता है तो उसमें क्या होता है कि आपका वाटर कम रहता है और वो हवा आपका ज़्यादा गर्म होगा, जिसको लू वगैरह बोला जाता है। और जिसमें वाटर का आपका मात्रा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ह्यूमिड एयर कहलाता है आपका। तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो ये वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो एक रीजन से जब हम लोग दूसरी रीजन की ओर बढ़ेंगे तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और जिसके कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बहुत जो है रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप जो है अलग अलग पार्ट में हमारा उगाया जाता है कंट्री के अंदर, ठीक है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। तो इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे कंट्री के अंदर जितने भी क्रॉप उगाए जाते हैं उसको दो ग्रुप में यहाँ पे बांटा गया है, दो यहाँ पे कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक हमारा है खरीफ क्रॉप और एक हमारा दिया गया यहाँ पे रबी क्रॉप, ठीक है। तो खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो वैसा क्रॉप जिसको रेनी सीजन में सोन किया जाता है, नहीं बोया जाता है, वैसे क्रॉप को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं खरीफ, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप हो गया जो रेनी सीजन में बोया जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। हमारे कंट्री के अंदर जो रेनी सीजन है वो जनरली जून से लेकर सितंबर तक का महीना होता है। तो जून से सितंबर का टाइम जो होता है उसको रेनी सीजन हमारे इंडिया में माना गया है। और इस समय जो क्रॉप को बोया जाएगा वो हमारा खरीफ क्रॉप में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा है पैडी, पैडी मीन्स धान होता है, धान को यहाँ पर जो है ज़्यादा रेन का ज़रूरत है, ज़्यादा वाटर का ज़रूरत है, इसलिए इसको रेनी सीजन में लगाएंगे। इसके अलावा मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, ये सारा हमारा खरीफ क्रॉप है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हमारा रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप कब बोया जाता है, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये विंटर सीजन में आपका जो है ग्रो किया जाता है ना। विंटर सीजन हम लोग का कब से कब तक है, अक्टूबर से मार्च तक है, ठीक है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो रबी, जैसे यहाँ पे इसको याद करने का तरीका है, रबी लास्ट में वी लगा हुआ है तो वी से विंटर, रबी विंटर, है ना, रबी विंटर। तो रबी क्रॉप कब होता है, विंटर में, है ना। रवि लिखा हुआ है, लास्ट में वी लगा हुआ है तो वी से विंटर आप याद रख सकते हैं। तो जब ये विंटर हो गया तो ये आपको एक रेनी हो जाएगा, ठीक है। तो रबी क्रॉप विंटर में उगाया जाता है। तो एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप की यदि बात करी जाए तो वीट है हमारा, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लाइन सीड है, ये सारा हमारा रबी क्रॉप में आ जाता है। बिसाइड दिस, इसके अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो पल्सेस और वेजिटेबल्स जो है आपका वो भी उगाया जाता है कंट्री के अंदर जो है आपका कब, तो समर के टाइम में उगाया जाता है मैनी प्लेसेस, यानी कई जगहों पे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब कि एक क्रॉप को यदि हमको प्रोड्यूस करना है, कोई भी एक क्रॉप ले लेते हैं, मान लेते हैं मेज है ना, या वीट है, उसको यदि हम लोग प्रोड्यूस करें तो बेसिक हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा ताकि हमारा क्रॉप जो है हमारे खेत में हो सके, उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो उसी को बेसिक प्रैक्टिसेस कहा गया है, ठीक है। एक क्रॉप को उगाने के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि एक क्रॉप के प्रोडक्शन में बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ पे बूझो देखिए क्या बोल रहा है। बूझो का कहना है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी जो है विंटर सीजन में आखिर क्यों ग्रो नहीं होता है। तो यहाँ पे पहली बोलती है, देखिए, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रो ओनली इन द रेनी सीजन। तो पैडी को बहुत ज़्यादा पानी का जरूरत यहाँ पे पड़ता है, इसलिए कि उसको जो है रेनी सीजन में ही क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जाता है। तो यहाँ हम लोग प्रैक्टिसेस को समझेंगे, क्या क्या प्रैक्टिसेस जो है होना चाहिए एक क्रॉप को उगाने के लिए। चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, एक क्रॉप को का खेती करने के लिए जो है बहुत सारा एक्टिविटीज़ जो है, सेवरल एक्टिविटीज़ जो है वो किया जाता है बाय अ फार्मर, एक किसान के द्वारा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, है ना। जिससे माने कोई क्रॉप है यदि वो 3 महीने का समय लेता है या कोई 4 महीने का समय लेता है, तो इस 4 महीने के अंदर जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है वो किसान के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखेंगे। You may find that these activities are similar to those
carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो आप यहाँ पर जो है you may find, आप फाइंड कर सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ है वो सिमिलर होता है उस एक्टिविटीज़ का जो एक गार्डनर है, एक माली जो है, यदि वो कोई प्लांट लगाता है अपने गार्डन में, या आप किसी प्लांट को लगाते हैं, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट को जो है घर को सजाने के लिए लगाते हैं, तो जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं, तो ये लगभग उसी तरीके का एक्टिविटीज़ जो है किसान को यहाँ पे करना पड़ता है। तो वन बाय वन करके इसको हम लोग आगे देखेंगे। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये जो एक्टिविटीज़ है किसान के द्वारा किया जाता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसी एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग कहते हैं। तो ये मेनली यहाँ पर जो है 7 तरीके का प्रैक्टिसेस जो है एक किसान के द्वारा किया जाता है, जो यहाँ पे लिस्ट किया गया है। ठीक है, इसी को हम लोग वन बाय वन इस बुक में पूरा पढ़ना इस चैप्टर में। तो पहला एक्टिविटी जो एक किसान करेगा वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो मिट्टी को तैयार करेगा। उसके बाद होता है सोइंग, यानी कि बीज को बोना। उसके बाद है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, उस खेत में मैन्यूर या फर्टिलाइज़र जो है ऐड करना। उसके बाद है इरिगेशन, सिंचाई होना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स से उसको प्रोटेक्ट करना जो क्रॉप लगाया गया है। ठीक है, वीड्स होता क्या है उस चीज़ को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद होगा हार्वेस्टिंग, यानी फसल को काट लेना। फिर उसका स्टोरेज होगा, यानी किसी अच्छे जगह पे उसको भंडारण करना, उसको रखना। तो ये वन बाय वन करके हम लोग सारा एक्टिविटी को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है हमारा जो है क्रॉप प्रोडक्शन का, वो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। तो मिट्टी को यहाँ पे तैयार करना, ये फर्स्ट स्टेप जो है वो एक फार्मर के द्वारा किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो पहला स्टेप एक किसान करता है वो है मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और मिट्टी को तैयार करने में क्या किया जाता है, आखिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में करता क्या है किसान, तो वो यहाँ पर क्या करता है, टर्न द सॉइल, यानी सॉइल को वो उलटता पुलटता है और उसको लूज़ करता है, वो ढीला करता है। आप देखे भी होंगे ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करके जो है खेत में जो है, या हल का यूज़ करके, पहले ट्रेडिशनल टाइम में जो है हल यूज़ किया जाता था, अब तो ट्रैक्टर ही यूज़ होता है। वो मिट्टी को क्या करता है, वो उलटता पुलटता है, खेत को जोतता है ना। तो ये जो आपका स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिसके कारण से जो हमारा रूट होगा प्लांट का वो अंदर तक पेनेट्रेट कर पाए। पेनेट्रेट कर पाना मतलब जा पाए वो। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो ये जो लूज सॉइल है वो अलाउ करता है रूट को कि वो अंदर तक जा पाए, आसानी से जो है एयर वगैरह उसको मिल सके, है ना, और भी न्यूट्रिएंट वगैरह मिल सके। जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है, जो मिनरल्स वगैरह है, वो रूट उसको ले पाए, इसलिए वो मिट्टी को ढीला करना ज़रूरी है, मिट्टी को लूज़ करना ज़रूरी है, ताकि रूट अंदर तक पेनिट्रेट कर पाए और न्यूट्रिएंट वगैरह जो है वो सॉइल से ले पाए प्लांट, ताकि वो सही से ग्रो कर पाए। उसके बाद यहाँ पे द लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये जो लूजेंट सॉइल है, यानी कि जो ढीला मिट्टी जो है, वो अर्थवॉर्म वगैरह को ग्रो करने में भी हेल्प करता है, माइक्रोब्स को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। और ये जो अर्थवॉर्म है उसको फार्मर का क्या बोला जाता है, फ्रेंड बोला जाता है। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को और ज़्यादा लूज कर देता है अर्थवॉर्म वगैरह, और उसमें ह्यूमस भी ऐड करता है। तो ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस आप जानते होंगे, जो डेड आपका प्लांट या एनिमल होता है, जैसे कि कोई भी प्लांट मानिए वो डेड हो गया, है ना, उसको जब सराया जाता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, तो वो ह्यूमस में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो जो आपका न्यूट्रिएंट में चेंज होता है, उसी न्यूट्रिएंट को ह्यूमस कहा जाता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। तो यहाँ पे दिखा है कि आखिर सॉइल को क्यों टर्न किया जाता है, लूज क्यों किया जाता है। आगे देखिए दिया गया है, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज that soil contains minerals, water, air and some living organism. In addition, dead plant and animals get decomposed by soil organism. तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस वगैरह में पढ़े हैं कि सॉइल में क्या होता है कि मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है ना, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, जैसे कि ऊपर हम लोग अभी देखे अर्थवॉर्म है या और से भी माइक्रोब्स होगा। इसके अलावा जो डेड प्लांट है या एनिमल्स है वो भी डिकम्पोज हो जाता है सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो वो भी उसी में मिला हुआ होता है ना, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारा जो न्यूट्रिएंट है, इसको लेने के लिए जो है आपका, ये मान लेते हैं मिट्टी में मिला हुआ है, उसको जब हम लोग लूज़ करेंगे या उसको उल्टेंगे पुल्टेंगे, तो वो क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा मिट्टी का, तब जाके प्लांट उसको ले पाएगा, है ना। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। दिस न्यूट्रिएंट आर अगेन ऑब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth,
टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट इन सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, चूंकि मिट्टी का सिर्फ टॉप लेयर जो होता है, यानी कि कुछ ही सेंटीमीटर तक जो है प्लांट वहाँ से न्यूट्रिएंट को ले पाता है, इसीलिए कि मिट्टी का उलटना पुलटना जरूरी है, ताकि जो नीचे जो न्यूट्रिएंट वगैरह वो ऊपर आ जाए, है ना, ताकि प्लांट उसको क्या कर सके, ले सके। एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स का कल्टीवेशन के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है प्रैक्टिस है आपका टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल, है ना। सॉइल को टर्न करना या लूज करना क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आपका मिट्टी है उसमें जो न्यूट्रिएंट वगैरह है ना, उसको प्लांट ले पाए, उसका रूट जो है वो डीप पेनिट्रेट हो सके और वहाँ से न्यूट्रिएंट वगैरह ले पाए, इसलिए उसको लूज करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे दिया द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग of the soil is called tilling or plugging. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. ठीक है, तो इसको टिलिंग या प्लगिंग बोला जाता है, मतलब मिट्टी को लूज करना, इन्हें ढीला करना या उसको टर्न करना, उलटना पलटना, इसी को हम लोग टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं। तो इसको प्लगिंग कहने का मतलब क्यों कहा गया, क्योंकि दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग। ये प्लग के द्वारा किया जाता है, प्लग का मतलब हल होता है, इसी के द्वारा जो इसको किया जाता है। आज तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया है, उससे मतलब होता है, लेकिन पहले के टाइम से ये हल के द्वारा जो है आपका होता था ये, ठीक है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो प्लग जो है वो वुड या आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो पहले के जो आपके लोग होंगे या आपके पापा होंगे या और भी घर में जो पुराने लोग हैं, वो लोग प्लग जानते होंगे, हल को देखे होंगे, है ना। हल जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ या उसमें लोहा लगा हुआ होता है। देखिए नीचे यहाँ पे फिगर दिया गया है इसमें, एक मिनट थोड़ा सा नीचे लेते हैं हम। ये देखिए प्लग है, ठीक है। ये जो आपका किसान यहाँ पे जिससे यहाँ पे ये कर रहा है, मिट्टी को ढीला कर रहा है, इसी को प्लग बोला जाता है, हल होता है। आज इसकी जगह पे ट्रैक्टर यूज होता है, कल्टीवेटर लगा हुआ होता है ट्रैक्टर में, जिसके से वो जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो दिया गया है बुक में प्लग के बारे में, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग जो होता है वुड या आयरन का बना हुआ होता है। इधर सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि मिट्टी मान लेते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई है, अब उसमें प्लग मानिए नहीं धंस रहा है, वो उसको ढीला नहीं कर पा रहा है, तो इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो प्लगिंग से पहले क्या कर दिया जाता है, उसमें वाटरिंग कर दिया जाता है, यानी पानी पटा दिया जाता है पूरा, ताकि मिट्टी को लूज किया जा सके और उसमें फिर जाके प्लगिंग किया जा सके। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब प्लग्ड फील्ड में, अब मानो मिट्टी को प्लगिंग हम यहाँ पे कर दिए सॉइल का, उसमें भी आपका क्या हो सकता है कि मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेर आपको दिख सकता है, जिसको क्रम्स बोला जाता है, ठीक है। ढेला बड़ा बड़ा दिखाई दे सकता है, इसको क्रम्स कहा जाता है। उसको भी फिर तोड़ना जरूरी होता है ना। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। इस क्रम्स को ब्रेक करना भी यहाँ पे क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपका प्लगिंग के बाद किया जाता है लेवलिंग। मिट्टी को लेवल किया जाता है, मतलब अब हम लोग खेत तो माने जोते, लेकिन मिट्टी आपका ऊबड़ खाबड़ है, तो उसको एक लेवल करने के लिए जो होता है एक लेवलर होता है ना, जिससे उसको लेवल हम लोग करेंगे। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अब लिखा हुआ है कभी कभी क्या है कि टिलिंग से पहले, यानी कि खेत को जोतने से पहले जो है उसमें मैन्यूर ऐड कर दिया जाता है। मैन्यूर क्या है, तो मैन्यूर एक तरीके का नेचुरल खाद है ये, जैसे कि गोबर हो गया गाय का, तो ये गाय का गोबर वगैरह पहले ही मतलब ऐड कर दिया जाता है, फिर जाके उसको प्लगिंग करेंगे ताकि वो सही से पूरे सॉइल में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए वो। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल, है ना, हेल्प करता है सॉइल का प्रॉपर उसमें मिक्सिंग में। द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग। तो सॉइल यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मॉइस्चर बिफोर सोइंग यहाँ पर जो होता है वो हो जाता है। मॉइस्चर मतलब वो थोड़ा सा नम हो जाता है आपका सॉइल। आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है। इम्प्लीमेंट मतलब क्या, टूल्स है ना, जो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी कि बीज को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। तो सॉइल का जो क्लम्स है, यानी मिट्टी का बड़ा बड़ा जो ढेला है, उसको भी तोड़ना यहाँ पे जरूरी है ना, ताकि हमारा यील्ड जो है वो बेटर हो सके। यील्ड मतलब उपज, जो प्रोडक्शन है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो इसको तोड़ने के लिए जो है अलग अलग टूल्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, होए एंड कल्टिवेटर। तो ये इसका यूज़ करके यहाँ पे किया जाता है। 3 टूल्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो ये तो प्लग यहाँ पे हो गया। इधर देखिए प्लग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्लग क्या है यहाँ पे, तो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम। तो ये एंशियंट टाइम से यहाँ पे प्लग जो है यूज हो रहा है ना। टिलिंग में आपका प्लग जो है बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है।
एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, या क्रॉप में फर्टिलाइजर को ऐड करना हो उसमें भी प्लग का यूज़ किया जाता है। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को रिमूव करने में। एंड टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करने में। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो ये जो होता है प्लग वो वुड का बना हुआ होता है और इसको एक जोड़ा बुल्स के द्वारा, सांड के द्वारा या बैल के द्वारा, है ना, या अदर एनिमल्स के द्वारा, हॉर्सेस, कैमल्स के द्वारा इसको जो है आपका ड्रॉन किया जाता है, खींचा जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग सेयर। तो ये क्या क्या कंटेंट करता है यहाँ हम लोग डायरेक्ट फिगर में ही देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3 पार्ट होता है एक प्लग का। जैसे ये हम लोग का जो दिख रहा है पार्ट जो कि मिट्टी को खोदने का काम आता है, इसका नाम दिया गया प्लग सेयर, ठीक है। ये बीच में यहाँ पर जो दिख रहा है आपका, ये हमारा प्लग सेफ्ट है। और एक जो लंबा यहाँ पे होगा, जो बैल का यहाँ पे कंधा पे रखा जाएगा, जो लकड़ी यहाँ पे, उसका यहाँ पे नाम होगा, उसको हम लोग बीम बोलते हैं, ठीक है। ये बीम है। तो 3 यहाँ पे हिस्सा होता है एक प्लग का, ठीक है। ये फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका जो है आपका ये क्या है, तो ये प्लग सेयर हो गया जिससे मिट्टी को खोदा जाएगा। और ये बीच में हमारा जो मिडिल में जो हिस्सा है वो उसको प्लग सेफ्ट बोलेंगे। और एक हमारा जो हिस्सा होगा जिसको बैल के ऊपर रखा जाएगा, इसको हम लोग बीम बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लग के बारे में हो गया। अब यहाँ पे होए यहाँ पे दिया गया। होए भी जो है, हो भी आपका क्या है, एक टूल से आपका एग्रीकल्चरल। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसका भी यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉइल को लूज करने में होता है और वीड्स को रिमूव करने में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन एंड इट्स एंड्स। ये भी इसी तरीके का होता है प्लग की तरह। यहाँ पे दिया गया है नीचे, ये देखिए यहाँ पे हो, यहाँ पे ये इस तरीके से बीच का हो गया। यहाँ पे फिर यहाँ पे बीम हो गया जो किसी भी जानवर के ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पे आयरन का प्लेट लगा गया है, इसका हैंडल यहाँ पे रखा गया है, इसको यूज़ करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और कुछ खास नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर यहाँ पे आज जो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैक्टर का जो खेती करने के लिए, मतलब सॉइल को लूज़ करने के लिए, उसी को कल्टीवेटर कहा जाता है। नाउ डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो आजकल जो आपका प्लगिंग किया जाता है वो कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है। तो ये जो यहाँ लगा हुआ दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटर, ठीक है। यही हमारा कल्टीवेटर है, ठीक है। तो उसके इसको किसके द्वारा किया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा। द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो आपका कल्टिवेटर के यूज़ से लेबर और टाइम दोनों का होता है, बचता है आपका। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया है। सेकंड स्टेप हम लोग देखते हैं सोइंग। तो सोइंग होगा उसके बाद, यानी कि हम लोग मिट्टी को तैयार कर लिया, उसके बाद वहाँ पे हमारा दूसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा बीज को बोना, ठीक है। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सोइंग भी आप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि हम लोग बीज ही नहीं बोएंगे तो फिर हमारा हम लोग का फसल जो है वो तैयार होगा ही नहीं। तो बीज का बोना तो क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ही। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो सोइंग से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा क्वालिटी का बीज को सेलेक्ट किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग खेत को तो अच्छे से तैयार कर दिए, लेकिन उसमें हम लोग ख़राब क्वालिटी का यदि हम लोग सीड डाल देंगे, बीज डाल देंगे, तो हम लोगों का फसल वहाँ पे अच्छा नहीं हो सकता है कभी भी। तो गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स जो है यहाँ पर उसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो फार्मर जो है वैसे सीड्स को प्रेफर करता है जो उसको ज़्यादा उपज दे, हाई यील्ड, जिससे हो सके क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। मार्केट में अलग अलग तरह का सीड्स जो है अवेलेबल होता है। और सीड्स हम लोग जो है पढ़े थे पहले भी शायद कि सीड्स को पता करने का यहाँ पे दिया गया है। यदि किसी मतलब यहाँ पे बॉल है या कटोरा है, उसमें मतलब यदि हम लोग उसको पानी भर देते हैं, उसमें जब सीड को हम लोग डालते हैं तो जो अच्छा सीड्स होगा यानी कि हेल्दी सीड्स होगा वो उसके नीचे बैठ जाता है। और जो आपका सीड जो होगा वो सही सीड्स नहीं है, यानी अनहेल्दी सीड्स होगा वो ऊपर में तैरने लगता है, ठीक है। जिसको अलग कर दिया जाता है किसान के द्वारा, ये पता करने के लिए कि ये सीड अच्छा नहीं है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे पता चलता है कि सीड्स जो है हम लोग का यदि अनहेल्दी सीड्स है उसको पहले ही हटा देंगे तो हम लोग का खेत में जो है आपका अनहेल्दी सीड्स जब नहीं बोएंगे तो हम लोग का फसल अच्छा होगा। ये यहाँ पर इसी को एक्टिविटी में दिखाया गया है, ठीक है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। हाँ, वही यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ सीड्स यहाँ पे जो होगा वो फ्लोट करेगा वाटर में, इन्हें तैरने लगेगा, है ना। और कुछ सीड्स जो होगा वो डूब जाएगा। तो जो डूब गया आपका वो जो हम लोगों का वो हेल्दी सीड्स है, और जो यहाँ पे फ्लोट करा वो डैमेज सीड्स है, ठीक है। जिसके जो होलो होगा आपका, जो हल्का होगा यहाँ पे वो फ्लोट करेगा। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो ये एक मेथड होता है जिससे हम लोग जो हेल्दी सीड्स है उसको हम लोग डैमेज सीड्स से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स।
तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सीड्स को सो करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ किया जाता है। एक एक मानो सीड्स को जाके यदि बोएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा उसमें, है ना। इसमें भी अलग अलग टूल्स जो है अवेलेबल है जिसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कुछ पहले यहाँ पे दिया हुआ ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल मतलब हो गया कि जो पुराना टूल्स है जो पहले चल रहा था, है ना, या अभी भी यूज़ हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, अब उसके जगह नया टूल्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो ट्रेडिशनल टूल्स यहाँ पे दिया हुआ द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। तो यहाँ पे फनल लाइक यहाँ पर दिख रहा है जो फिगर यहाँ पे, है ना, ये जो दिख रहा है आपका, तो ये ट्रेडिशनल टूल है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दिस एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो इसी में फनल में यहाँ पर जो है सीड्स को डाला जाता है, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, दिस एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस इट देयर। और इसमें जो पाइप यहाँ पर जो होता है इसका जो एंड होता है वो शार्प होता है, मतलब नुकीला होता है। अब वो क्या करता है, मिट्टी को खोदता है ना, उसमें सीड को डालता है, फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने में फिर वही यहाँ पे करेगा, वो नुकीला होगा, उसमें मिट्टी डालेंगे, फिर वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा सीड, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है सोइंग में। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट डे जो यहाँ पर टूल्स यूज होता है, ये हमारा मशीन है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल मशीन का यहाँ पर जो है आजकल यूज़ हो रहा है सीडिंग में, ठीक है, सीड को बोने में यानी सोइंग में। नाउअडेज द सीड ड्रिल is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds on uniformly at equal distance and depth. तो ये हम लोगों का यहाँ पे लिखा गया है कि जो सीड्स बोने का जो यहाँ पे जो मशीन यूज़ किया जाता है, ये हम लोग का ट्रैक्टर के हेल्प से इसको चलाया जाता है, और ये इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे जो है आपका सीड्स को बोता है, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, और सोइंग के बाद उसको सॉइल से फिर कवर भी कर देता है ये। दिस प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम बीइंग इटन बाय बर्ड्स, जिसके कारण से बर्ड्स के द्वारा जो है इस बर्ड से ये प्रोटेक्ट हो जाता है, उसको बर्ड्स खा नहीं पाता है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और हमारा सीड ड्रिल का यूज़ करके यदि हम लोग सोइंग करेंगे तो हमारा टाइम और लेबर दोनों क्या होगा, यहाँ पे बचेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे अप्रो सीड्स को बोने के समय जो एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि सीड्स के बीच जो है अप्रोप्रिएट डिस्टेंस यहाँ पे रखना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। ऐसा नहीं कि एक ही जगह बहुत ज़्यादा सीड्स यहाँ पे सोइंग हो जाए और कोई जगह पे सीड्स ही ना हो, ऐसा ना हो, है ना, ताकि उसको प्रॉपर डिस्टेंस हो, ताकि हर प्लांट को जो है वो आपका क्या मिल सके, सनलाइट हो सके, मतलब हो, या आपका जो है न्यूट्रिएंट्स हो या वाटर हो, वो सफिशियंट यहाँ पे मिल सके, ठीक है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो एक समय यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ प्लांट को रिमूव भी कर दिया जाता है ओवर क्राउडिंग को दूर करने के लिए। यदि 2-3 प्लांट एक ही जगह हो गया तो उस प्लांट को वहाँ से हटा दिया जाता है, दूसरी जगह लगा दिया जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अगला जो हम लोग चीज़ है यहाँ पे, जैसे एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइज़र है या इसके बाद का जो भी हम लोग का यहाँ पे प्रोसेस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।